हेलो दोस्तों। महिपाल जी का बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया और घर पर उनकी बहू सुनीता और वह अकेले रहते थे। कुछ दिन बीते तो सुनीता के मायके वाले भी आ गए और वह महिपाल जी को पूरा दिन बैठने ना देते। वह रात को थक कर बहू से खाना मांगते तो बहू खाना कुत्तों के आगे फेंक कर कहती, जाओ उनके साथ जाकर खा लो। धीरे धीरे महिपाल जी को इस चीज की आदत होती गई। वह कुत्तों के साथ खाना खाते और उसी बर्तन में पानी पीते तो सब घर वाले देखकर हंसते। 4-5 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन महिपाल जी का बेटा ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो उसके होश उड़ गए यह देखकर कि मुझे कुत्तों से बहुत नफरत है और मैं कुत्तों से बहुत डरता हूँ। मुझे इनसे बहुत बहुत डर लगता है। महिपाल जी ने दोस्तों के साथ में बैठे हुए यह बात कही थी। सब के सब उन पर हंसने लगे। कहने लगे, इस उम्र में आकर भी तुम्हें कुत्तों से डर लगता है। महिपाल जी कहने लगे, हाँ भाई, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह जिस गली में हो मैं उस गली में ही नहीं जाता हूँ। लगता है काट ही ना ले। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बात आई आई गई हो गई। सभी अपने अपने घर में पले जानवरों की बातें करने लगे। कोई कहता हमने कबूतर पाल रखे हैं, कोई बिल्ली और कोई कुत्ता। लेकिन महिपाल जी ने अपने घर में ऐसी कोई चीज नहीं पाली थी। उन्हें पंछी पालने का बहुत शौक था। रंग बिरंगे ऑस्ट्रेलियन तोते उन्होंने अपने घर में पाल रखे थे। वह रोजाना उनका पिंजरा साफ करते थे। समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। खाने पीने की परेशानी उस समय बढ़ गई थी जब से अनुष्का जी का स्वर्गवास हुआ था, क्योंकि महिपाल जी और उनका बेटा अभिषेक अकेले पड़ गए थे। अभिषेक एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। घर बहुत अच्छे से चल रहा था। मोहल्ले में भी महिपाल जी की बहुत इज्जत थी। महिपाल जी हैरान उस समय रह गए जब उनके बेटे अभिषेक ने उनसे कहा कि उसे अपने लिए एक लड़की पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि वह उस लड़की से बहुत प्यार करता था। यह सुनकर महिपाल जी कहने लगे, तुम तो जानते हो मैंने बचपन से तुम्हारे रिश्ते के लिए जुबान दे रखी है। अभिषेक कहने लगा, नहीं, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी। मुझे शादी सुनीता से करनी है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ। महिपाल जी ने माथे पर बल डाले थे। कहने लगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बचपन से जानते हो कि तुम्हारा रिश्ता मैंने कीर्ति से तय कर रखा है। सिर्फ तुम्हारी अच्छी नौकरी लगने का इंतजार था। अब जब तुम इस काबिल हो हुए हो कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं, तो तुम मुझे यह कह रहे हो कि तुम कीर्ति से शादी नहीं करोगे, सुनीता से शादी करोगे। कौन है यह लड़की? वह कहने लगा, मेरे ऑफिस में काम करती है, मुझे वह बहुत पसंद है। महिपाल जी ने अभिषेक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि वह शादी सुनीता से करेगा। महिपाल जी कहने लगे, क्यों तुम बुढ़ापे में मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? कीर्ति के एक से बढ़कर एक रिश्ते आए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। जब वह अपने वादे पर अटल है तो फिर मैं कैसे मुकर जाऊं? कैसे कह दूं कि मेरा बेटा अपनी मर्जी से शादी करेगा? लेकिन अभिषेक की एक ही जिद थी कि अगर सुनीता नहीं मिली तो वह मर जाएगा। महिपाल जी अब अपने दोस्त के घर इनकार करने गए तो चुप चुप से थे। जयसिंह ने उन्हें गले लगाया। कहने लगा, महिपाल भाई आओ बैठो, काफी महीनों बाद तुम्हें चक्कर लगाया। महिपाल जी कहने लगे, बस क्या करूं, समय से पहले ही बेटे ने बूढ़ा कर दिया है। जयसिंह जी कहने लगे, ऐसा भी क्या हो गया? अब तो भगवान की कृपा से अभिषेक की अच्छी नौकरी लग गई है। बल्कि मैं और तुम्हारी भाभी तो तुम्हारे पास आने ही वाले थे। हम कहना चाहते थे कि अब हम अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा हुआ क्या तुम खुद ही आ गए। यह सुनकर महिपाल जी सोच में पड़ गए थे कि कैसे दोस्त का दिल तोड़ें, किस मुंह से कहें कि वह शादी से मना करने के लिए आए है। जयसिंह कहने लगा, 1 महीने के बाद की तारीख रख लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने तो
सारा दहेज पहले से ही तैयार कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पिता के कर्तव्य से मुक्त होकर हम दोनों पति पत्नी चार धाम की यात्रा पर चले जाएं। बल्कि महिपाल तुम भी हमारे साथ यात्रा पर चला चलना। महिपाल जी कहने लगे, मैं तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूँ। यह कहते हुए महिपाल जी की आंखों में आंसू आए थे। यह सुनकर जयसिंह जी कहने लगे, यह क्या कह रहे हो? तुम माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? वह कहने लगे, अभिषेक ने शादी से इनकार कर दिया है। यह सुनकर जयसिंह के माथे पर बल पड़े थे। उनकी पत्नी भी बोल पड़ी कि यह क्या बात हुई? आपने मेरी बच्ची का नाम अपने बेटे के साथ लगा रखा था। कितने अच्छे रिश्ते आते रहे उसके, लेकिन हमने अपनी बात पर मान रखा और आप कह रहे हैं कि अभिषेक शादी नहीं करना चाहता। आप तो हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। महिपाल जी कहने लगे, कीर्ति मेरी भी बेटी है। मैं क्यों अपनी बेटी को बदनाम करूंगा? जयसिंह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिछले 1 महीने से अपने लड़के से ही बहस कर रहा हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। मेरे कहने पर अगर उसने कीर्ति से विवाह कर भी लिया, तब भी उसे दुख पहुंचाएगा और कीर्ति को दुखी देखकर मैं दोहरे दुख में आ जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के लिए खुद बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। जयसिंह कहने लगा, तुमको यह कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। तुमने इनकार करना था, कर दिया। मैं अपनी बेटी के लिए खुद अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगा। अभी उसका पिता मरा नहीं है, जिंदा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख बहुत हुआ। मुझे से अब दोबारा कोई भी ताल्लुक रखने की कोशिश मत करना। समझो कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। महिपाल जी यह सुनकर आंसू बहाने लगे। अपने कम कपाते हाथ उन्होंने जोड़ दिए। कहने लगे कि ऐसा तो ना कहो जयसिंह। लेकिन जयसिंह जी और उनकी पत्नी दोनों ही ड्राइंग रूम से बाहर जा चुके थे। बाहर से कीर्ति की सिसकियों की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर महिपाल जी का दिल चूर चूर हुआ था। तब भी आते थे, जब भी आते थे, कीर्ति उन्हें खाना खिलाए बगैर नहीं भेजती थी। कितने सपने सजे थे, उसे बहू बनाकर घर लाएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। और बेटे ने पिता का मान तक नहीं किया। पता नहीं किस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। रोते हुए महिपाल जी घर से बाहर निकले थे। दिल बहुत भारी महसूस हो रहा था। कभी नहीं सोचा था कि उनसे किसी को दुख पहुंचेगा। घर आए तो अभिषेक कहने लगा, कर दिया इनकार। वह कहने लगे, हाँ कर दिया इनकार। बहुत दिल दुखाया है तुमने उस बेचारी का। बहुत रो रही थी, लेकिन अभिषेक को परवाह नहीं थी। कहने लगा, तो रोने देते, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। कोई किसी के लिए मर नहीं जाता। आप आज ही मेरे साथ सुनीता के घर चलें। मैं नहीं चाहता कि और देर हो। मुझे उसी से शादी करनी है। महिपाल जी बेटे के हाथों मजबूर थे, क्योंकि जब से बेटे ने कमाना शुरू किया था, बेटे की हर बात मानने पर महिपाल जी मजबूर हो जाते थे। महिपाल जी की पत्नी होती तो शायद अपनी माँ की बात अभिषेक कुछ मान भी लेता, या शायद उसकी भी नहीं मानता। महिपाल जी शाम को ही अभिषेक के साथ सुनीता के घर गए, मगर जैसे ही मोहल्ला देखा तो उनके माथे पर सल पड़े थे। अजीब सा मोहल्ला था, अजीब लोग थे, तू तू करके बात कर रहे थे। तभी एक घर के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी सामने वाली औरत से किसी बात पर लड़ झगड़ रही थी, यहाँ तक कि एक दूसरे को गालियां भी दे रही थी। तभी उस लड़की की नजर अभिषेक पर पड़ी तो तुरंत घर के अंदर चली गई। उसी घर के दरवाजे पर अभिषेक महिपाल जी को लेकर आया था। यह देखकर तो महिपाल जी ने बड़े गुस्से में से अभिषेक की तरफ देखा। कहने लगे, तुम इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर मुझे यहाँ लेकर आए हो। इस लड़की के घर जो जाहिलों की तरह गली में लड़ झगड़ रही थी, बहस कर रही थी। अभिषेक कहने लगा, लेकिन मुझे पसंद है यह लड़की।
वह काफ़ी सुंदर थी, शायद अभिषेक ने शारीरिक आकर्षण को ही महत्व दिया था। कीर्ति बहुत पढ़ी-लिखी, अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी, सामान्य शकल सूरत की थी और एक यह लड़की बहुत बेशर्म थी। बस चेहरा सुंदर था, महिपाल जी माथे पर बल डाले अंदर गए। सामने उस लड़की की माँ चेहरे पर पाउडर थोपे लिपस्टिक लगाए ऐसे बैठी थी जैसे पता नहीं क्या हो। कहने लगी, आइए आइए अंदर आकर बैठिए। छोटा सा घर था। ड्राइंग रूम में सोफे पर मिट्टी अटी हुई थी। पूरे ड्राइंग रूम की छतों पर जाले लटक रहे थे। सामने रखे टेबल पर भी काफी मिट्टी लगी थी। लग रहा था जैसे कई दिन से सफाई नहीं की गई है। नाक चढ़ाते हुए महिपाल जी बैठे थे। अभिषेक भी बैठ गया। कुछ देर बाद ही लड़की की माँ दो गिलास शरबत के हाथ में पकड़े लेकर आई और टेबल पर रख दिए। महिपाल जी उस घर का हुलिया देखकर ही जान गए थे कि दोनों माँ बाप का बस अपने बाप को सजाने संवारने पर ही ध्यान था है। घर पर और सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। कुछ ही देर में वह लड़की एक ट्रे में दो कप चाय के और एक प्लेट में थोड़े से बिस्किट डालकर टेबल पर रख चुकी थी। फिर सामने ही टांग पर टांग रखकर बैठ गई। अभिषेक को देखकर मुस्कुरा रही थी, इशारों में बातें कर रही थी और वह भी बदले में मुस्कुरा रहा था। महिपाल जी को तो अपने बेटे की अकल पर हैरत हो रही थी। हीरे को ठुकराकर वह कांच को अपनाने की जिद कर रहा था। लड़की ने फुल मेकअप कर रखा था, बाल खुले हुए थे। महिपाल जी ने तो एक नजर डालने के बाद दूसरी नजर ही नहीं डाली। लड़की की माँ कहने लगी, मेरे पति का देहांत हो चुका है। दो बड़े बेटे हैं लेकिन वह अपने कामों पर होते हैं, रात को ही वापस आते हैं। अब आप बताइए कि आपको हमारी बेटी कैसी लगी, ताकि हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकें। महिपाल जी कहने लगे, अभी तो मैं घर जाऊंगा, बेटे से बातचीत करूंगा, फिर आपको बता दूंगा। महिपाल जी यह कहकर तुरंत खड़े हो गए। अभिषेक उन्हें हैरत से देखने लगा, कहने लगा, चलो। वह औरत कहने लगी, चाय तो पीकर जाइए। महिपाल जी कहने लगे, नहीं मैं चाय नहीं पीता। महिपाल जी वापस घर आ गई। अभिषेक कहने लगा, अपने रिश्ते की बात ही नहीं की। मैंने आपसे कहा भी था कि रिश्ता पक्के करके आइएगा। महिपाल जी कहने लगे, तुमने उनके घर का माहौल देखा, तुमने क्या देखकर इस लड़की को पसंद किया। लड़की के अंदर ना शर्म है ना तमीज है। पूरा कमरा जालों से भरा पड़ा था। ना माँ को घर साफ करने का होश था, ना बेटी को। टांग पर टांग रख कर वो ऐसे बैठी थी जैसे कि पता नहीं कहाँ की महारानी हो। अभिषेक, मुझे दुख हो रहा है तुम्हारी पसंद पर। तुम हीरे जैसी लड़की को ठुकरा कर इस लड़की से शादी करना चाहते हो, जो मेकअप की दुकान बनी हमारे सामने ऐसे बैठी थी जैसे किसी शादी के फंक्शन में जाने की तैयारी कर रही हो। अभिषेक कहने लगा, आपको जो समझना है समझें, जो कहना है कहें। शादी मैं सुनीता से ही करूंगा। अगर आप रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाकर शादी कर लूंगा। उसकी माँ और भाइयों को इस बात पर भी आपत्ति नहीं है। यह सुनकर महिपाल जी को बेटे की अकल पर बहुत दुख हुआ था। उन्होंने रिश्ता पक्का कर ली दिया। एक महीने बाद शादी थी। धीरे धीरे लड़की की माँ ने कहानियां शुरू कर दी। कहने लगी, हम तो दहेज में कुछ दे ही नहीं सकते, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है। महिपाल जी ने कोई बात नहीं की। अभिषेक कहने लगा, अरे आंटी जी, मैं दहेज लेना भी नहीं चाहता। फिर कहने लगी, हमारी बिरादरी में बहुत इज्जत है, इसलिए शादी का जोड़ा काफी महंगा लाना, ताकि लोग देखें कि मेरी बेटी की शादी का जोड़ा आया है। और हाँ, किराए का जोड़ा ना पकड़ कर ले आना। अभिषेक तो हर बात पर जी किए जा रहा था। अभिषेक ने 1 लाख का चेक काट कर दिया तो महिपाल जी ने उसे हैरत से देखा था। कहने लगा, जैसी ड्रेस सुनीता पसंद करे वह खरीद लें। उसकी माँ ने बत्ती सी निकालते हुए चेक पकड़ा और ध्यान से देखने लगी। महिपाल जी उठकर वापस आ गए। कहने लगे, तुम इस लड़की को बहुत सिर चढ़ा रहे हो, एक दिन बहुत पछताओगे। वह कहने लगा, कुछ नहीं होगा, शादी एक बार होती है,
अब मुझे अपनी शादी अपनी मर्जी से करने दें। अभी माँ ने सारी जमा पूंजी अपनी शादी पर लगा दी। अपने ससुराल वालों की सारी फरमाइशें पूरी की थी। घर के लिए एक महंगा फर्नीचर खरीदा था। कमरे में मोटा कालीन बिछाया था। एसी तक लगवाया था। महिपाल जी तो ऐसे थे जैसे कोई फालतू चीज बन गए हो। चुपचाप बेटे को अपनी मनमानियां करते हुए देख रही थी। शादी हुए तो अगले दिन दोपहर 1 बजे से पहले कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। महिपाल जी पूरा दिन अकेले बैठे रहे थे। नाश्ता भी खुद ही बना कर लिया था। काम वाली से काम भी करवा लिया था और बेटे और बहू के लिए नाश्ता भी बनवा लिया था। लेकिन 1 बजे वह लोग कमरे से बाहर आए थे। नाश्ता करके फिर बाहर चले गए। 9 दिन हो गए थे। बाजार से खाना आ रहा था। महिपाल जी अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लेते थे। 2 दिन तो उन्होंने बहू को भी बनाकर खिलाया था। उन्हें लगा शादी के दूसरे दिन अभिषेक अपनी पत्नी से कहेगा कि घर की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन अभिषेक ने कुछ नहीं कहा। 9 दिन बाद महिपाल जी ने कहा कि बेटा आप अपने घर को भी देखो। अब घर की जिम्मेदारियां भी संभाल लो। वह कहने लगी, क्या मतलब है आपका श्रीमान जी? उसने ना तो पिताजी कहा, ना ही कोई इज्जत की थी। ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी नौकर से बात करते हैं। महिपाल जी कहने लगे, बेटा मैं उम्र में तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ और तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, तो तुम भी मुझे पिताजी कहकर बुलाया करो। वो कहने लगी, नहीं श्रीमान जी, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। और रही बात किचन में काम करने की, तो मुझे कुछ नहीं मान बनाना आता। मैंने तो पढ़ाई पूरी की और जॉब शुरू कर दी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपको काम वाली रखनी चाहिए, जैसे पहले रखी हुई थी। जैसे वह खाना बना रही थी, अब भी बना लेगी। मेरे लिए अपने घर की रूटीन बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बदतमीजी से उसने जवाब दिया था। और अभिषेक खड़ा मुस्कुराने लगा। कहने लगा, देखा आपने सुनीता की होशियारी, बड़ी होशियारी से हर बात बना लेती है। अपनी पत्नी के बदतमीजी को वह होशियारी का नाम दे रहा था। महिपाल जी ने गहरी सांस ली। कहने लगे, ठीक है, काम वाली खाना बना दिया करेगी। उसके बाद तो महिपाल जी ने जैसे बात करना ही छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद ही अभिषेक कहने लगा, मैं और सुनीता शिमला घूमने जा रहे हैं। 20 दिन में वापस आएंगे। महिपाल जी कहने लगे, बेटा तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी मिल गई है। अभी तो तुमने शादी पर 9 दिन की छुट्टियां की थी। तुम्हें जाते हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? वह कहने लगा, कुछ नहीं होगा बॉस, थोड़ा डांटेगा तो डांट लेगा। अब क्या अपनी शादी भी एंजॉय ना करूं? उसने रूखा सा जवाब दिया। महिपाल जी चुप हो गए। 20 के बजाय 25 दिन बाद जब अभिषेक वापस आया तो उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब अभिषेक परेशान बैठा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी और सारी सेविंग उसने शादी और हनीमून पर खर्च कर दी थी। सुनीता को खूब सारी शॉपिंग कराई थी। उसके मायके वालों के लिए उसने कितने सारे गिफ्ट लेकर दिए थे। उस लड़की को तो कोई परवाह ही नहीं थी कि पति की नौकरी छूट गई है और अब खर्चे के लिए पैसे नहीं बचे। महिपाल जी की पेंशन आती थी, इसलिए उन्हें चिंता नहीं थी। अभिषेक उन दिनों बहुत परेशान था। कहने लगा, पिताजी अभी तक कहीं नौकरी नहीं लगी और बिजली का बिल देखें, 11,000 आया है। महिपाल जी कहने लगे, तो मैं क्या करूं? मेरे कमरे में तो एसी नहीं लगा। तुमने लगवाया है अपनी पत्नी के लिए, तो बिल भी तुम भरो। वह कहने लगा कि मुझ पर कठिन समय आया तो आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रही हैं। क्या मैं घर की जरूरत पूरी नहीं करता रहा? महिपाल जी कहने लगे, तुम जानते हो मेरे पास पेंशन के पैसे बहुत कम आते हैं। वह कहने लगा, लेकिन आप खर्च नहीं करते। आपके अकाउंट में काफी रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती, घर का खर्चा तो आप ही को उठाना पड़ेगा। महिपाल जी कहने लगे,
लेकिन मैं कामवाली को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता और तुम्हारी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। ऊपर से बिजली का बिल मैं नहीं भर सकता। वैसे भी नवंबर का महीना शुरू हो गया है। इस मौसम में तो जिसके पास अच्छा खासा रुपया होता है, वह भी एसी बंद कर देते हैं। तुम अपनी पत्नी को नहीं समझा कर सकते कि फालतू खर्चों पर कुछ देर के लिए रोक लगा दें। हर महीने उसे ढेरों मेकअप खरीदना होता है। आए दिन ऑनलाइन मेकअप मंगवाती है, तो कभी बर्गर पिज्ज़ा मंगवाती है। जब पता है कि पति की नौकरी नहीं है, तो घर पर ही कुछ बना लिया करें। अभिषेक कहने लगा, आपसे कुछ दिनों के लिए मदद क्या मांग ली? आपने तो लेक्चर ही शुरू कर दिया। अरे बेचारी अगर पिज्ज़ा मंगवा के खा लेती है तो इसमें क्या बुराई है? खाना भी तो पैसों का बनता है, मुफ्त का तो नहीं बनता। ना दे आप पैसे, मैं किसी से उधार ले लूँगा। महिपाल जी ने उसे 1 लाख का चेक काट कर दिया। कहने लगे, बस यही जमा पूंजी है मेरी, लो इसे भी खर्च कर लो। उन्हीं दिनों अभिषेक ने विदेश में अपनी सीवी भेजी थी। उसे काम का अनुभव भी काफ़ी था, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गई। लेकिन सुनीता ने अजीब जिद शुरू कर दी कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरा भी वीज़ा लगवाओ। अभिषेक कहने लगा, इतनी जल्दी संभव नहीं है। अभी तो मुझे यह भी पता नहीं कि मुझे जाके रहना कहाँ है। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? अभी तो मुझे अच्छी खासी सिक्योरिटी श्योर करनी है। मैं इन पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। देखो, अभी तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मेरे हालात अच्छे होंगे मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया बुलवा लूँगा। लेकिन सुनीता ने तो तमाशा सा लगा रख दिया। कहने लगी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ना तुम्हारे पिता की सेवा करूँगी। महिपाल जी कहने लगे, मेरी तरफ से जहाँ इच्छा हो जाओ, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभिषेक कहने लगा, आखिर आप लोगों की परेशानी क्या है? क्यों एक दूसरे से लड़ रही है? महिपाल जी से कहने लगा, आप तो बड़े हैं, आप तो समझदारी दिखाइए। देखिए सुनीता यही रहेगी इसी घर में, और मैं उसे कहूँगा कि आपके साथ बदतमीजी ना करें। फिर कहने लगा, पिताजी मैं जानता हूँ आपने बरसों से अपनी पेंशन जोड़ जोड़ कर एक प्लॉट खरीदा था। आप वह प्लॉट बेचकर पैसे सिक्योरिटी में जमा करवा दें, ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। महिपाल जी कहने लगे, मेरी आखिरी जमा पूंजी भी तुम लुटा देना चाहते हो? पाई पाई जोड़कर मैंने वह खरीदा था। वह कहने लगा, मैं वापस कर दूंगा आपको। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे अभी सिक्योरिटी शो करनी है और ऑस्ट्रेलिया जाना है। बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है मुझे, लाखों में सैलरी है, और फिर सारे रुपए तो आप ही को भेजूंगा। महिपाल जी ने बेटे की खातिर वह फ्लैट भी बेच बेच दिया। सारे पैसे अभिषेक के अकाउंट में डलवा दिए और वह ऑस्ट्रेलिया चला गया। पीछे से सुनीता रोज शाम को मेकअप थोप कर अपने मायके चली जाती और रात को अपने भाई के साथ वापस आती। महिपाल जी ने भी ध्यान नहीं दिया। काम वाली आती थी, घर साफ कर देती थी, खाना भी बना जाती थी। महिपाल जी का ज्यादातर समय मंदिर में बीतने लगा था। वह यही कोशिश करते थे कि ज्यादातर समय मंदिर में गुजरे। शाम को ही घर वापस आते थे, खाना बना रखा होता था, खाना खा लेते थे। 1 महीना हुआ, उन्हें लगा था कि अभिषेक उनके अकाउंट में पैसे डलवाएगा, लेकिन अभिषेक ने पैसे अपनी पत्नी सुनीता के अकाउंट में डलवाए थे और सुनीता ने काम वाली के पैसे देने से मना कर दिया। कहने लगी, आज के बाद तुम काम पर नहीं जाओगे, आओगे आओगी, और उसे काम से निकाल दिया। महिपाल जी कहने लगे, क्यों नहीं आएगी वह? कहने लगी, यह घर अब मेरी मर्जी से चलेगा। महिपाल जी की पेंशन भी बंद हो गई थी। उन्हें तो यही लगा था कि अभिषेक उन्हें पैसे भेजेगा तो वह घर का राशन डलवा लेंगे, क्योंकि अब वह बाजार का खाना नहीं खा पाते थे। वह काम वाली उनके लिए फीका खाना बना देती थी। लेकिन जब उन्होंने अभिषेक को फोन करके पूछा
कि तुमने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डलवाए? मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर लगा दी। वह कहने लगा, सुनीता से मांग लीजिएगा पिताजी। महिपाल जी कहने लगे, मैं क्यों तुम्हारी पत्नी से अपने लिए पैसे मांगूं? तुम मुझे अलग से पैसे भेजो, मैं क्यों उसके सामने हाथ फैलाता फिरूं? अभिषेक कहने लगा, अब इसमें हाथ फैलाने वाली और भीख मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है आप उसको बता दिया करिए, वह आपको पैसे भी दे देगी और जो कहेगी वह भी मंगवा कर दे देगी। महिपाल जी तो अभिषेक की बात सुनकर हैरान हुए थे। कहने लगे, मैं तुम्हारी पत्नी से बात भी नहीं करता, उसे कुछ नहीं कहता, वह कहाँ जाती है कहाँ से आती है कभी पूछा तक नहीं, और तुम कह रहे हो कि मैं उससे पैसे मांग लूं? वह कहने लगा, बस पिताजी रहने भी दे। मुझे पता है आपको सिर्फ इस बात का दुख है कि मैंने कीर्ति से शादी क्यों नहीं की, अपनी पसंद से सुनीता से शादी क्यों कर ली। आप इस इसी चीज का बदला सुनीता से ले रहे हैं। देखिए, पैसे तो आपको सुनीता से ही लेने होंगे। आपको जिस चीज की जरूरत है आप सुनीता से मांग लीजिए और मुझे फोन करके तंग मत कीजिएगा। महिपाल जी कहने लगे, ऐसा करो, मेरी जमीन के पैसे मुझे वापस लौटा दो। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, फिर मैं क्यों बहू के सामने हाथ फैलाऊं? लेकिन अभिषेक ने फोन बंद कर दिया। महिपाल जी को बहुत गुस्सा आया था। वह सुनीता को पुकारने लगे। जैसे ही वह महिपाल जी के पास आई तो कहने लगे कि मुझे 6,000 की जरूरत है। बड़े रोब से उन्होंने कहा था। वह कहने लगी, क्या करना है आपको इतने रुपए का? अरे पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं। मेरा पति बड़ी मेहनत से कमा रहा है और मैं उससे दूरी सहन कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझसे 6,000 निकलवाए और मैं आपके हाथ पर रख दूं। वह कहने लगे, मैंने काम वाली को वापस से काम पर रखा है, वह मुझे मेरे मतलब का खाना बनाकर देती है, मैं बाजार के खाने नहीं खा सकता। सुनीता कहने लगी, जब 2 दिन पेट में कुछ नहीं जाएगा ना श्रीमान जी, तो जैसा भी खाना मिलेगा खाना पड़ेगा। कुत्तों के पास भी रख दूंगी ना तो तुम खाना खाओगे। बड़ा बदतमीज व्यवहार था, घमंड में डूबा हुआ सवर ऐसा था। महिपाल जी सुनकर हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वह लड़की इस हद तक भी गिर सकती है। उन्हें लगा कि शायद सिर्फ धमकियां दे रही है, लेकिन सुनीता ने सच में महिपाल जी को खाना नहीं दिया था। कहने लगी, तुम्हारा घमंड मैं अपने सामने तोड़ कर रख दूंगी। श्रीमान जी, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? यह सुनकर महिपाल जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। लेकिन अगले दिन तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि 51-52 से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी थी कि भूख कैसे बर्दाश्त हो सकती है थी। जल्दी से फ्रिज खोलना चाहा कि अगर दूध हुआ तो पी लेंगे, लेकिन फ्रिज लॉक था। सुनीता कहने लगी, यहाँ खाने पीने से पहले मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। महिपाल जी बेबसी की आखिरी सीमा पर थे। कहने लगे, बेटा क्या तुम्हारा पिता नहीं था? अगर पिता था तो तुम ऐसी हट और घटिया हरकतें नहीं करती। वो कहने लगी, ओ बुड्ढे, खबरदार जो तुमने मुझे घटिया कहा, मैं तड़पा तड़पा कर तुम्हें मारूंगी, अपने मुंह से मौत मांगोगे तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं सुनीता हूँ, अपने सामने दूसरों को झुकाना अच्छे तरीके से जानती हूँ। वह अपने आप को ना जाने क्या समझ रही थी। महिपाल जी कहने लगे, माता पिता को अपने सामने झुकाना किसी अच्छी बात की निशानी नहीं है। मुझे भूख लगी है, भगवान के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मुझे कुछ खाने को दे दो। अगर तुम्हारे दिल में पिता के लिए जरा भी इज्जत बाकी है तो मुझे रोटी दे दो। लेकिन उस लड़की को महिपाल जी पर जरा भी दया नहीं आई थी। उसने खाने पीने की हर चीज फ्रिज में रखी थी और उसे लॉक कर दिया था। कहने लगी, पहले मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफी मांगो तो मैं खाना दे दूंगी। महिपाल जी ने जब यह सुना तो बाहर चले गए।
मंदिर में चुपचाप बैठे रहे। आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। बहुत चाहा कि किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार मांग ले, लेकिन जानते थे कि उधार उतार नहीं पाएंगे। पेंशन बंद हो चुकी थी, कमाई का कोई स्रोत नहीं था, ना ही शरीर में इतनी शक्ति थी कि दोबारा से कोई नौकरी करते। अगर नौकरी कर भी लेते तो बेटे की इज्जत कम हो जाती। बहुत कोशिश थी कि किसी शख्स से कह दें कि आज का खाना तुम खिला दो, लेकिन सारा जीवन आन मान शान से गुजर रहा था। किसी से कभी कुछ नहीं मांगा था, इसलिए चुपचाप घर वापस आ गए। सोचा कि चार दीवारी में बहू के सामने झुक जाता हूँ, खाने को तो मिल जाएगा। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और सुनीता से कहा कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान के लिए सूखी बासी जैसी भी रोटी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन उस लड़की को दया नहीं आई थी। उसने एक रोटी निकाली, उस पर दाल डाली और कहने लगी, चलो इधर आओ और घुटनों के बल चलते हुए आना, जैसे कुत्ता आता है। यह सुनकर महिपाल जी की आंखों से आंसू का सैलाब निकला था। यह कैसी लड़की थी, इसे कोई तमीज नहीं थी। वह मजबूर थे, भूख से बेबस थे, इसलिए कुत्ते की तरह चारों हाथ पैरों पर चलते हुए वह उसके पीछे जाने लगे। कहने लगी, शाबाश, अब इसी तरह मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें खाना भी दूंगी। यह कहते हुए उसने दरवाजा खोला। बाहर दो कुत्ते थे, उन्हें देखकर महिपाल जी बुरी तरह से डरे थे। उन्हें शुरू से ही कुत्तों से डर लगता था। यह बात शायद सुनीता जान चुकी थी या अभिषेक के मुंह से सुन लिया था। उसने वह रोटी कुत्तों के सामने डाल दी। कहने लगी, यही इनके साथ बैठो, तुम्हारी रोटी भी लाकर देती हूँ। कहने लगी, बेटा मुझे कुत्तों से डर लगता है, तुम मुझे घर पर ही रोटी दे दो। कहने लगी, भूख लगी है ना तो तुझे बुड्ढे, तो रोटी तुझे ऐसे ही मिलेगी। उसने रोटी पर दाल डाली और बाहर जमीन पर फेंक दी। कहने लगी, चल कुत्ते के साथ रोटी खा, ताकि तुझे तेरी औकात याद रहे। महिपाल जी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन भूख से हालत खराब थी। गली में रोटी रखी थी, कई लोग जा रहे थे, देख रहे थे, उन्हें बहुत शर्मिंदगी भी हुई। लेकिन भूख इंसान से शायद सब कुछ करवा देती है। पेट भरने के लिए इंसान कुत्ता भी बन जाता है। महिपाल जी के आंसू बह रहे थे और वह उन कुत्तों के साथ डरे हुए बैठे थे कि कहीं उन्हें काट ही ना ले। हाथ कांप रहे थे, रोटी उठाई, मिट्टी झाड़ी और खाने शुरू कर दी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोटी अंदर गई तो शरीर में थोड़ी सी ताकत महसूस हुई थी। पानी के साथ उन्होंने रोटी बस पेट में डाल ली थी। जैसे ही भूख कम हुई तो फूट फूट कर रोने लगे। सिसकियों से आज तक कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं हुई थी। और सामने खड़ी उनकी जालिम बहू उन पर हंस रही थी। समझ रही थी कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। फिर तो जैसे ही रोज का काम हो गया था, वह दोपहर का खाना भी महिपाल जी को कुत्तों के साथ देती थी और रात का खाना भी वही सूखी रोटी, इस पर थोड़ी सी दाल डालकर कुत्तों के आगे डाल देती थी। और महिपाल जी वह खाने पर मजबूर थे। लोग बातें सुनाते थे कि आपने तो लगता है अंतरात्मा ही बेच दी है। जब मंदिर जाते तो उनके साथी उन्हें मोहम बनाकर और नफरत से देखते, क्योंकि उनकी बहू कहती कि मेरा ससुर पागल हो गया है, खुद कहता है कि मैं कुत्तों के साथ खाना न खाऊंगा, मुझे घर पर खाना नहीं खाना। मोहल्ले में वह महिपाल जी को बदनाम कर रही थी और महिपाल जी से कहने लगी कि अगर तुमने जुबान खोली और कोई भी बात कही तो 4 दिन भूखा मारूंगी तुझे। महिपाल जी रो रो कर अपने लिए मौत की प्रार्थना करने लगे। ऐसी जिंदगी का तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जैसी जिंदगी वह गुजारने पर मजबूर थे। दूसरी ओर अभिषेक जिस कंपनी में जॉब करता काम करता था, वहां एक नया लड़का इंडिया से आया था। काफी अच्छा था। जब वह फोन पर अपने पिता से बात करता तो पिताजी पिताजी ऐसे बात करता था जैसे कि उसके पिताजी उसके सामने खड़े हैं, नजर ही नहीं उठाता था। अभिषेक उसे देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा कि क्या बात है,
तुम तो अपने पिता से इतना डरते हो, जैसे पता नहीं वो क्या हो। कहने लगा, डरता नहीं हूँ, मैं अपने पिताजी की इज़्ज़त करता हूँ। मैंने आज तक कभी अपने पिताजी से ऊँचे शोर में बात नहीं की, कभी उनके सामने आँखों में आँखें डालकर बात नहीं की। अपने पिता की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी धूप में दौड़ करके अपने आप को धूप में जलाकर हमें छाया में रखने की कोशिश की होती है। अरे हम तो अपने माता-पिता के पैर भी धोकर पी लें, तो वह भी कम है, क्योंकि जितने बलिदान देकर माता-पिता अपनी संतान को पालते हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी करने के लिए अपने बाप को भूल जाते हैं। संतान के खातिर जान भी दे देते हैं। हम उनके लिए कुछ भी करें, वह कम है। इस लड़के की बातों ने जैसे अभिषेक की आंखें खोली थी। उसे याद आने लगा कि महिपाल जी और उसकी माँ किस तरह से उसे बुखार होने पर पूरी पूरी रात जागते थे। कभी दवाई देते थे, कभी सर दबाते थे, कभी घोड़ा बन जाते, कहते तुम मेरे ऊपर सवारी कर रहे लो। चाहे कितने ही थके हुए हो आते थे, लेकिन अभिषेक को पूरा समय देते थे। वह हंसता था तो हंसते थे, वह रोता था तो उसको सीने से लगाकर उसके आंसू साफ करते थे। कहते थे कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यवहार वह अपने पिता के साथ करके आया था, उसे बहुत दुख हो रहा था। अपने आप से घृणा हो रही थी। 3-4 महीने के अंदर अंदर सुनीता ने जितनी उनसे फरमाइशें की थी और जितनी बदतमीजी से उसे बात करती थी, अंदर ही अंदर उसे पछतावा होने लगा था कि उसने किस लड़की से शादी की करी। उसे तो पति से बात करने की तमीज तक नहीं थी। वह तो साफ कहती थी कि तुम्हारे बाप के साथ मैं वह करूंगी जो कि बुड्ढा याद रखेगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई थी हमारे घर पर आकर हमें नखरे दिखाने की। अभिषेक का दिल बड़ी जोर से धड़का था। उसने इंडिया में ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और यह भी बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में जॉब करने का अनुभव भी रखता है। उसे अच्छी जॉब की ऑफर चुकी थी। उसने ऑस्ट्रेलिया की नौकरी छोड़ी और इंडिया जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर आए दिन सुनीता के मायके वाले उसके घर आते, खाना खाते और बचा हुआ खाना कुत्तों को डालकर महिपाल जी से कहते कि जाओ खाना खा लो। उस दिन भी महिपाल जी बाहर बैठे कुत्ते के साथ खाना खाने पर मजबूर थे। मानसिक रूप से थोड़ा पागल हो चुके थे। अचानक अभिषेक बिना बताए वापस आ गया। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अभिषेक फट पड़ा था। वह अपने पिताजी को उठाने लगा, लेकिन वह अभिषेक को धक्का देने लगे। कहने लगे, पीछे हट जाओ, भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। अभिषेक कहने लगा, पिताजी आप कुत्तों के पास क्यों बैठे हैं? कहने लगे, यह कुछ नहीं करते, मैं हमेशा इन कुत्तों से डरता रहा कि मुझे काट लेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मैं गलत था। अरे जितना नुकसान इंसान इंसान को पहुंचाता है, यह कुत्ते तो उसके आगे कुछ भी नहीं। मुझे अब इन कुत्तों से डर नहीं लगता। मुझे इनके साथ बैठकर इनके पास बैठकर खाना खाना है। मुझे इन कुत्तों में और अपने आप में कोई फर्क नहीं लगता। अभिषेक अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोया। वह उन्हें अंदर लेकर आया। अंदर पार्टी चल रही थी। पत्नी के मायके वाले आए हुए थे। एक से बढ़कर एक खाने रखे गए हुए थे। अभिषेक को देखकर तो जैसे सुनीता के होश उड़े थे। कहने लगी, आपने बताया भी नहीं और आप आ गए, और इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अच्छे खासे पैसे हमें मिल रहे थे। वह कहने लगा, मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, और तुम कहती हो कि मेरे पिताजी तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम्हें बेटी नहीं नौकरानी समझते हैं। मैं देखने आया था कि पिताजी तुम पर कितना अत्याचार करते हैं। फिर कहने लगा कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए सही लड़की का रिश्ता चुना था, लेकिन मेरी आंखों पर तुम्हारी सुंदर शक्ल की पट्टी पड़ गई थी। मैं भावनाओं में बह गया था। क्या हाल किया तुमने मेरे पिताजी का? उसने सुनीता को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। उसके घर वाले भी हैरान थे।
अभिषेक ने हाथ जोड़कर महिपाल जी से माफी मांगी थी। फिर उनका इलाज करवाया। 2-3 महीने बाद वह कुछ नॉर्मल हो गए थे। अभिषेक ने सुनीता से डिवोर्स लेकर एक समझदार और गरीब लड़की से शादी कर ली, जो उसके पिताजी की इज्जत भी करना जानती थी और घर को संभालना जानती थी। लेकिन अभी भी अभिषेक को इस बात का दुख था कि उसने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दूसरी ओर भाइयों और भाभियों ने सुनीता के साथ वही व्यवहार करना शुरू कर दिया जो वह कभी अपने ससुर के साथ करती थी। पूरा दिन उसे घर के काम करवाती, उसे बातें सुनाती और रोटी जमीन पर रखकर खाने को देती और कहती कि जो अपने पति के घर से धक्के देकर निकाली गई हो, उसकी औकात यही होती है, उसे जमीन पर ही रोटी खाने को मिले तो वह अपनी औकात में रहती है। अब सुनीता को एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया था। वह रोती थी, फूट-फूट कर रोती थी, कहती थी कि भगवान समय का चक्कर पीछे पलटा दे। मैंने जो कुछ अपने ससुर के साथ किया, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, लेकिन समय हर बार मौका नहीं देता। वह अपने बहन-भाइयों के व्यवहार से थोड़ी पागल हो चुकी थी। गलियों में पागलों की तरह घूमती थी, कुत्तों से छीन-छीन कर खाती थी और कहती थी कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर कोई बुरा कर्म करने से पहले यह समझता है कि उसे इसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा तो वह गलत समझता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।